वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स माइंड मंत्र। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये ना केवल आपके सीटेट में यूज होगा बल्कि ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो टीचर ट्रेनिंग में बेस्ड हो या फिर दूसरे जितने भी एग्जामिनेशन है उस पे ये चैप्टर आपका यूज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है डेटा हैंडलिंग यानी डेटा संधारण। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये एक पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स जो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। और ये ना केवल आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करेगा, ना कि ये आपका एग्जामिनेशन में हेल्प होगा, बल्कि ये आपके लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में ये चैप्टर का यूज आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसमें आपको मिलेंगे। तो आज जो हम इसमें कवर करेंगे, जो इसका कंटेंट है वो है डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के प्रकार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग टैली मार्क, टैली मार्क का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व, डिस्प्ले ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रदर्शन, बार ग्राफ, दंड आरेख, हिस्टोग्राम, आयत चित्र, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति बहुभुज, सर्कल डायग्राम और पाई चार्ट, वृत्त आरेख और पाई चार्ट। तो ये सब आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में और मैं आपको हेल्प करूंगा कि ताकि आप ये जो कंटेंट है आप इसको बहुत अच्छे से समझ सके, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके। सबसे पहला डेटा। डेटा यानी data is defined as the collection of numbers which give the required information. For example, marks scored by the student in school in a class, number of members in a family, number of books sold. तो डेटा यानी जैसे आप समझ सकते हैं कि एक संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, जब हम संख्याओं को एक पर्टिकुलर क्रम में या फिर संख्याओं को हम एकत्रित करके कोई इंफॉर्मेशन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं डेटा। ये आप कह सकते हैं उदाहरण के लिए जैसे कक्षाओं में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक की, सोचिए एक क्लास है, जैसे क्लास 10 को आप ले लीजिए। तो क्लास 10 में जितने छात्र हैं और जितने छात्रों का मार्क्स है, अंक है, उसका एक हम सारणी बना दिए, उसका एक हम डेटा कलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो इसको हम डेटा कह सकते हैं। या फिर परिवारों में सदस्यों की संख्या, जैसे डिफरेंट डिफरेंट फैमिली है, तो सोचिए कि आप कोई 10, 20 या 50 फैमिली ले लिए, उसमें आप कितने उस फैमिली के अंदर में कितने बच्चे हैं, कितने ग्रैंड पेरेंट्स है, कितने हस्बैंड है, कितने वाइफ है। ओके, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डेटा। तो वो जो कैलकुलेशन आप किए या फिर जो आप इंफॉर्मेशन गैदर किए, इसको हम कहेंगे डेटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा यानी डेटा के प्रकार। तो डेटा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें से जो मेन प्रकार है वो है दो, एक है प्राइमरी डेटा और एक है सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा माने इट इज द डेटा कलेक्टेड बाय द डायरेक्टली ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस विदाउट रेफरिंग एनी सोर्स। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड थ्रू सर्वे, लोकल रिसोर्सेज एटसेट्रा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? यह व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए सीधे एकत्रित किया गया डेटा है, बिना किसी स्रोत का हवाला दिए। प्राथमिक डेटा सर्वेक्षण, स्थानीय स्रोतों आदि के माध्यम में एकत्रित किया जाता है। तो प्राइमरी डेटा को हम लोग एकदम रॉ डेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो सोर्स है उससे हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सोर्स है वहां से हम लोग कलेक्ट किए, तो ये प्राइमरी डेटा हो गया। किसी थर्ड पर्सन से हम इसको कलेक्ट नहीं किए। जैसे सोचिए कि अगर आपको कोई भी फैमिली के बारे में, कोई एक फैमिली है या फिर कोई 4-5 फैमिली है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, तो आप वो फैमिली के पास डायरेक्टली चले गए और आप वो डेटा को कलेक्ट कर लिए, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। ठीक है, जो आप डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा प्राइमरी डेटा। और जो डेटा आप इनडायरेक्टली कलेक्ट करेंगे, जो डेटा आप सोचिए कि किसी थर्ड पर्सन से कलेक्ट किया, तो वैसा डेटा को हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। तो आइए सेकेंडरी डेटा के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सेकेंडरी डेटा यानी द्वितीय डेटा, इट इज द डेटा कलेक्टेड थ्रू द अदर सोर्स, ओके, लाइक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। ये अनुसंधान संगठनों, वित्तीय स्थानों आदि जैसे अन्य स्रोतों के माध्यम से एकत्रित किया गया डेटा है।
ओके, तो जैसा आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग डेटा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये डेटा मैंने डायरेक्टली प्राप्त नहीं किया किसी से, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखा है और फिर उससे मैंने कलेक्ट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई प्राइमरी डेटा ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है और उससे जाके फिर मैं डेटा ले रहा हूं, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है, द ओरिजिनल form of data is called raw or ungrouped data, but when the data is arranged in ascending or descending order, it referred to as array. डेटा के मूल रूप को कच्चा डेटा कहा जाता है, लेकिन जब डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे सारणी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम रॉ डेटा कहेंगे। रॉ डेटा यानी अनग्रुप डेटा कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे सोचिए कि आप कोई स्टूडेंट से, जैसे 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट का मार्क्स, कोई सब्जेक्ट का मार्क्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आप वो मार्क्स कैलकुलेट किए, जब वो मार्क्स आप लिए, तो उसको हम कहेंगे रॉ डेटा। लेकिन जब वो मार्क्स को आप अरेंज कर दीजिएगा किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर उसे हम कहेंगे एरे। हाँ, एरे माने सरणी, उसको हम सरणी कहेंगे। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि रॉ डेटा क्या होता है और इसमें हम लोग असेंडिंग और असेंडिंग डिसेंडिंग में जब अरेंज करेंगे तो उससे हम क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेंज के बारे में। तो रेंज एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है आपका एग्जाम में कि रेंज फाइंड करना है, ठीक है। रेंज कोई डेटा है उसका आपको रेंज फाइंड करने बोला जाएगा। तो चलिए रेंज को समझते हैं। द रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर्स। तो हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहेंगे रेंज। इफ अ डेटा सेट 2 4 6 8 12 इज गिवन, सोचिए अगर कोई डेटा गिवन है 2 4 6 8 12 गिवन है, अगर आपको इसका रेंज फाइंड करना है तो रेंज इक्वल्स टू होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो जो हाईएस्ट है, तो आप अगर ये डेटा को देखिएगा तो 12 जो है वो हाईएस्ट नंबर दिख रहा है और जो 2 है वो लोएस्ट नंबर दिख रहा है। तो जब हम 12 और 2 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा रेंज। ओके, तो रेंज यानी सबसे उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर को हम कहेंगे रेंज। ओके, तो ये रेंज के बारे में था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम है जिसको हम फ्लो चार्ट कहेंगे। इस डायग्राम में डेटा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। डेटा रिप्रेजेंटेशन को 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया जा रहा है। सबसे पहला पार्ट टैबुलेशन, देन दूसरा पार्ट डायग्रामेटिक, तीसरा पार्ट ग्राफिकल। जो टैबुलेशन है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट पे, जिसको हम कहेंगे अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। जो डायग्रामेटिक है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बार ग्राफ एंड पाई चार्ट में, और जो ग्राफिकल पार्ट है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देन बार ग्राफ को आप या बार डायग्राम को आप और भी डिवाइड कर सकते हैं फर्दर डिवीजन, लेकिन इसका फर्दर डिवीजन अभी आपका यूज नहीं है। इसका फर्दर डिवीजन जो है वो अगर आप मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे तो उसमें आपको सिंगल, जॉइंट, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स होते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो अभी आपका जो मेन यहाँ पे 3 चीज है वो समझना है। पहला टैबुलेशन, दूसरा डायग्रामेटिक, तीसरा ग्राफिकल, ठीक है। और यहाँ पे सबसे मेन जो है अनग्रुप ग्रुप डेटा, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपका सबसे मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग चेक करते हैं और आपको ये बताते हैं कि कैसे आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग टैली मार्क। टैली मार्क का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑकर्स। इट इज द नंबर ऑफ रिपीटेशंस, hence representation of data with the help of tally mark is called frequency distribution। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसको हम कह सकते हैं आप कि डेटा को कैसे आप अरेंज करेंगे, ठीक है। इसको हम आवृत्ति वितरण भी कह सकते हैं। तो आवृत्ति वो संख्या है जितनी बार कोई अवलोकन होता है, यह एक पुनरावृत्तीय की संख्या है। इसलिए टैली चिन्ह को की सहायता से डेटा को प्रतिनिधित्व आवृत्ति वितरण कहलाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं टैली मार्क मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके पास डेटा है उसको हम अरेंज कर देंगे एक टेबल के फॉर्म में, ओके। और टेबल के फॉर्म में अरेंज करने के बाद उसमें हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, ओके। और वो लाइन से कैलकुलेट करेंगे कि कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, कितना मेरा यहाँ पे आवृत्ति आ रहा है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में,
काउंटिंग टैली मार्क की कैसे हम लोग गिनते हैं यहाँ टैली मार्क को। तो टैली मार्क आर द फास्टेस्ट वे टू कीपिंग द ट्रैक ऑफ नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे आप ये डायग्राम को अगर देखेंगे अच्छे से, तो अगर 1 है, ओके, सोचिए कि अगर 1 को आपको लिखना है तो 1 को हम लोग जस्ट एक सिंगल लाइन दे देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। देन अगर आपको 2 लिखना है तो हम लोग यहाँ पे डबल लाइन देंगे, इसका मतलब है 2। फिर अगर 3 लिखना है तो 3 लाइन देंगे, अगर 4 लिखना है तो 4 लाइन्स देंगे। लेकिन 5 पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपको 5 लिखना है तो आपको यहाँ पे 4 जैसा पहले 4 लाइन बनाना होगा, उसके बाद कॉर्नर से, जिसको हम डायगोनली कहते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के तरफ में और एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया 5। ये जो है 5 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो ऐसे करके हम 5 लिख सकते हैं। देन अगर आपको 6 लिखना है तो पहले आपको 5 लिखना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, और उसके जस्ट पास हम लोग और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया आपका 6। फिर 7 लिखेंगे तो पहले 5 लिखना होगा, देन 6 एंड 7। सिमिलरली 8 लिखेंगे, 8 लिखने के लिए पहले 5 लिखेंगे, देन 6, देन 7, देन 8। उसके बाद फिर 5 लिखेंगे, फिर 6, देन 7, देन 8, देन 9। ठीक है, और 10 लिखने के लिए आपको 2 बार 5 को लिखना होगा। तो देखिए, एक 5 और 2 5। तो ऐसे करके हम लोग टैली मार्क को लिखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 से 10 तक का टैली मार्क आपको यहाँ पे शो किया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि कैसे टैली मार्क को हम मार्क करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग टैली मार्क को एक टेबल में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 30 स्टूडेंट्स लिया गया है इन अ क्लास। 30 स्टूडेंट लिया गया है और 30 स्टूडेंट्स का यहाँ पे हाइट को हम लोग लेंगे। तो ये सारा हाइट सेंटीमीटर्स में गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 152, 160, 154, 151 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो हाइट है ये आपका लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे हाइट में से सबसे पहले हम लोग इसका लोएस्ट और इसका हाईएस्ट मार्क्स को सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डेटा आपके पास गिवन है, तो ये डेटा से सबसे लोएस्ट क्या नंबर है और सबसे हाईएस्ट क्या नंबर है वो हम लोग पहले निकाल लेंगे। ठीक है, लोएस्ट मतलब निम्नतम क्या नंबर है और उच्चतम क्या नंबर है। फिर हम रेंज निकालेंगे। तो रेंज यानी आपको पहले मैं बता चुका हूं कि रेंज को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर। जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट नंबर, उससे हम लोग लोएस्ट नंबर को माइनस कर देंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है 14, हाँ आपको 14 मिल रहा है, तो 14 हो गया इसका रेंज। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो रेंज निकाल सकते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच स्कोर ऑकर इन आवर डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्कोर। तो फ्रीक्वेंसी यानी अगर सोचिए कि कोई नंबर जितना बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे सोचिए कि एक नंबर है वो 5 बार रिपीट हुआ, तो फ्रीक्वेंसी होगा, उस नंबर का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ दैट नंबर। ओके, कोई नंबर कितना बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको शो किया था, जैसा आपको देख रहा होगा ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में आपको डिफरेंट हाइट गिवन है। तो ये हाइट से मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया है। तो जैसे 151 जिसका आपका हाइट था, उसको सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है या फिर एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसका हाइट 151 सेंटीमीटर था। सिमिलरली 152 आपका देखिए 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 152 हो गया मेरा 5। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है। 154 है आपका 2 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी देखिए 2 है। 154 है मेरा 2 टाइम्स, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी 2 है। 158 जो है वो 7 टाइम्स आ रहा है, 7 बार वो रिपीट हो रहा है 158, तो इसको हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 7। नेक्स्ट 160 जो है ये हो रहा है 6 टाइम, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 6। सिमिलरली अगर हम देखेंगे 161, तो इसका फ्रीक्वेंसी है 4 टाइम्स, यानी इसका वैल्यू हो गया 4। और 165 जो है ये आ रहा है 3 टाइम्स, तो इसका वैल्यू हो गया 3। फिर अगर आप सब फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिएगा तो देखिए आपको आ रहा है 30। ओके, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 30, यानी टोटल यहाँ पे 30 स्टूडेंट थे, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो सम ऑफ ऑल स्टूडेंट भी आप कह सकते हैं, या फिर टोटल एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, वो हो जाएगा आपका 30। तो
ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ये ठीक है। तो कैपिटल एन का हम लोग यूज करते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए। सो सभी आवृत्तियों का कुल आवृत्ति का योग 30 है, जो हम डेटा के कुल अंकों की संख्या देता है। कुल आवृत्ति को n द्वारा दर्शाया जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले समझा दिया कि n का हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल में देखिए सबका हाइट लिखा हुआ है 151, 152, 154 करके लास्ट जो है 165 तक गया है। तो यहाँ पे टैली मार्क अब हम लोग यूज करेंगे। तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोग ने फ्रीक्वेंसी निकाल दिया था, तो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी हम टैली मार्क को यहाँ पे लिखेंगे। तो टैली मार्क देखिए पहला 1 है, ठीक है, दूसरा जो है वो 5 है। तो ऑलरेडी मैं आपको ये समझा चुका हूं कि 5 को कैसे लिखा हो जाता है। तो 5 को लिखने के लिए आपको सबसे पहले 4 लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसके बाद एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम ज्वाइन करेंगे, तो इसका मतलब हो गया 5। फिर 154 है आपका 2, 155 भी है आपका 2, 158 भी है आपका 7, 160 है 6, 161 है 4, 165 है 3। तो टोटल अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपका कैपिटल एन का वैल्यू हो जाएगा 30। तो जैसे ये टेबल है, इसी टेबल में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को शो करते हैं। मतलब जो टैली मार्क का टेबल होता है उसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग क्लास मार्क को कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन अब जो क्लास मार्क हम लोग ड्रॉ करेंगे, अब जो टैली मार्क हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो उसका एक पैटर्न होगा, उसको एक ग्रुप के फॉर्म में हम लोग अरेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में ये गिवन है, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन इनिंग्स आर गिवन बिलो। तो स्कोर जो है वो गिवन है, डिफरेंट इनिंग्स का जो स्कोर है वो गिवन है। तो पहला है 64, 94, देन 26, 35, 46, 49, 107, 56, 3, 36, 41, 73, 8, 63, 128, 17, 33, 68, 5, 11, 23, 77, 28, 85, 117. So we have to prepare a frequency distribution table taking the size of the class interval is 20. इसका मतलब है कि हम लोग को अब क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन हम लोग को उसमें क्लास इंटरवल देना है। क्लास इंटरवल मतलब हम लोग को ग्रुप वाइज ग्रुप करना है। ओके, एक ग्रुप एक नंबर से दूसरे नंबर का एक ग्रुप बनेगा, तो उसको ग्रुप वाइज ग्रुप हम लोग को डिवाइड करके एक आपका क्लास इंटरवल्स को लेके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग को क्रिएट करना है। तो देखते हैं आप टेबल कैसे बनेगा। हाँ, तो ये रहा आपका टेबल। इस टेबल में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हम लोग लिखे हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब जो ग्रुप है, ग्रुप को लिखे, शॉर्ट में हम लोग इसको CI भी लिख सकते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट जो कॉलम है उसको लिखे है टैली मार्क, और जो लास्ट वाला कॉलम है उसको लिखे है फ्रीक्वेंसी। तो जो यहाँ क्लास इंटरवल हम लोग बनाए हैं वो 0 to 20, देन 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए 0 to 20 है, लेकिन जो दूसरा क्लास इंटरवल है वो फिर 20 से शुरू हो रहा है। हाँ, अब मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर 0 to 20 है और 20 to 40 है, तो अगर कोई नंबर 20 है वो कहां पे जाएगा, वो 0 to 20 में जाएगा कि 20 to 40 में आएगा? तो इसका आंसर ये होगा कि अगर हम कोई नंबर को ग्रुप के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जो लास्ट वाला नंबर है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है, लास्ट नंबर उसमें नहीं आता है। जैसे अगर 0 to 20 हम लिखे हैं तो उसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो 20 to 40 में 40 इंक्लूड नहीं होगा, 40 to 60 में 60 इंक्लूड नहीं होगा, 60 to 80 में 80 इंक्लूड नहीं होगा, और इसी तरह से जो बाकी नंबर्स है उसमें जो लास्ट वाला नंबर है वो इंक्लूड नहीं होता है। ओके, तो ये हमेशा याद रखिए, ये जो क्लास इंटरवल है इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में जो लास्ट वाला नंबर होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग ये टेबल को क्रिएट करेंगे। तो जैसा आप ये क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें 0 to 20 के बीच में
कितने नंबर्स है, कितने फ्रीक्वेंसीज है। तो 0 to 20 के बीच में इसमें टोटल 5 फ्रीक्वेंसी है। ओके, 0 to 20 के बीच में इसमें 5 फ्रीक्वेंसी है, इसलिए देखिए टैली मार्क में 5 लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी में 5 लिखा हुआ है। देन 20 to 40 में 6 फ्रीक्वेंसी है, 40 to 60 में 4 फ्रीक्वेंसी, 60 to 80 में 4 फ्रीक्वेंसी, 80 to 100 में 3 फ्रीक्वेंसी, 100 to 120 में 2 फ्रीक्वेंसी एंड 120 to 140 में 1 फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपका टैली मार्क है ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं इन द ग्रुप वाइज, ठीक है, ग्रुप वाइज या फिर क्लास इंटरवल वाइज। तो ऐसे हम लोग क्लास इंटरवल क्रिएट करते हैं, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट होता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इससे अगर कोई कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है तो वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आप देख रहे होंगे डिस्प्ले ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का प्रदर्शन। इसमें आप बार ग्राफ भी देख रहे होंगे, पाई चार्ट भी आपको दिख रहा होगा और हिस्टोग्राम भी आपको दिख रहा है। तो डिस्प्ले ऑफ डेटा में हम लोग जितने भी हमारे डेटा है, जितने भी हमारे आंकड़े हैं, उनको हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। तो चाहे वो पाई चार्ट से कर सकते हैं, बार ग्राफ से कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से कर सकते हैं, लाइन ग्राफ भी एक होता है, लाइन ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो इसका अलग अलग जरिया है, आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं डिस्प्ले ऑफ डेटा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। सो बार ग्राफ यानी दंड आरेख। A bar chart or bar graph is a chart or graph that presents categorical data with the rectangular bars with heights or length proportional to the value that they represent। यानी दंड आरेख या बार ग्राफ एक चार्ट या ग्राफ है जो आयताकार बार के साथ श्रेणीबद्ध डेटा प्रस्तुत करता है, जिसकी ऊंचाई या लंबाई उसके द्वारा दर्शाए गए मानों के समानुपाती होता है। तो दैट मीन्स ये जो बार ग्राफ है, जिसको हम दंड आरेख भी कहते हैं, तो बार ग्राफ में हम लोग रेक्टेंगुलर बार यूज करते हैं उसको शो करने के लिए। तो जो भी मेरे पास डेटा गिवन है, जो भी टेबल गिवन है, उसको हम लोग बार्स में शो करें। ओके, और वो बार को हम लोग अपना जो बार ग्राफ है या फिर जो ग्राफ कॉपी है, ग्राफ पेपर है, उसमें हम लोग शो कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो है उसमें आपको ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा, आपको ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना होगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे बार ग्राफ में क्या है। तो बार ग्राफ इज टू टाइप्स, वर्टिकल बार ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो वर्टिकल बार ग्राफ को हम लोग कहते हैं लंबवत बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को हम लोग कहते हैं क्षैतिज बार ग्राफ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये आपका है हॉरिजॉन्टल और ये आपका है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल्स भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डेटा कैसा गिवन है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द डिस्टेंस ऑफ अ मॉल फ्रॉम द 5 डिस्टेंस प्लेसेस, रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक ये जो है आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ को हम लोग को अच्छे से अध्ययन करना है और फिर अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग प्रश्न है जिसका उत्तर देना है। तो चलिए आइए इसको पहले अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका बार है, टोटल 5 बार है, ABCDE। ओके, और आपका जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस है। ओके, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। तो A का डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, B का भी आपको डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, C भी दिख रहा होगा, D भी है, E भी है। ओके, और ऊपर में आपका स्केल दिया हुआ है, दैट इज 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। मतलब 1 यूनिट बराबर 50 किलोमीटर यहाँ पे लिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। सबसे पहला, विच प्लेस इज द फारेस्ट फ्रॉम द मॉल। मॉल से सबसे दूर में कौन सी जगह है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कौन सी जगह है। दूसरा, विच प्लेस इज द नियरेस्ट, कौन सा जगह सबसे नजदीक में है। थर्ड नंबर, हाउ फार इज प्लेस बी फ्रॉम द मॉल। तो बी से मॉल कितना दूर में है। मॉल, हाँ, मॉल से बी की जगह की दूरी कितनी है। देन 4 नंबर में, द डिस्टेंस ऑफ विच 2 प्लेसेस इज द सेम फ्रॉम द मॉल। तो मॉल से ऐसा 2 जगह कौन सा है जिसका डिस्टेंस सेम है, जिसकी दूरी समान है। तो आइए हम लोग इसके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट, तो यहाँ पे आप जैसे ग्राफ को भी देख रहे हैं, ग्राफ को देखते हुए आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो द बार
corresponding to the place D is the highest। तो आपका जो बार यहाँ पे दिख रहा होगा डी बार, इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर यही ग्राफ आपका गया है डी ग्राफ। तो जो डी है वो सबसे दूर में है। ओके, सो स्थान डी मॉल से सबसे दूर में है। सेकेंड नंबर का आंसर है द बार corresponding to the place C is the shortest। तो जो C है वो मॉल से सबसे सामने है। ओके, तो C is much more closer। ओके, तो C मॉल, C स्थान मॉल से सबसे निकट में है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में प्लेस B is at the distance of 300 किलोमीटर फ्रॉम द मॉल। तो जो प्लेस B है वो मॉल से कितना दूर में है? प्लेस बी आपका 300 किलोमीटर दूर में है। देखिए यहाँ पे 300 आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो आपको बी मिल रहा है, यानी बी का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है मॉल से। फोर्थ नंबर, द हाईएस्ट ऑफ द बार कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्लेस बी एंड ई इज सेम। तो आप जैसे ये देख रहे होंगे 300 बी में भी आ रहा है और 300 ई में भी आ रहा है, यानी जो स्थान बी है और जो स्थान ई है वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। दोनों का डिस्टेंस हम लोग देख पा रहे हैं ग्राफ में 300 है। तो इसी प्रकार से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस जो है ऐसे ही आपको गिवन होगा, आपको एक बार ग्राफ दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट मिलता है तो आप प्लीज उसे कमेंट करें ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं कमेंट्स में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे वो है हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ दैट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग द रेक्टेंगुलर्स। हिस्टोग्राम एक ग्राफ है जो आयतों के उपयोग करके संख्यात्मक डेटा को आवृत्ति दर्शाता है। तो इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपका जो बार ग्राफ है और जो आपका हिस्टोग्राम है आयत चित्र है, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बार ग्राफ में आपको गैपिंग दिख रहा होगा, जो बार्स है उसमें उसके बीच में गैपिंग्स है, लेकिन जो आयत है, जो आयत चित्र या हिस्टोग्राम है, उसमें आपको गैपिंग नहीं दिखेगा। ओके, कहीं पे आपको भी गैपिंग नहीं दिख रहा होगा, एक बार के बाद जस्ट दूसरा बार शुरू किया गया है। ओके, तो जो आयत चित्र होता है वो आपका ऐसा भी हो सकता है जो 0 से शुरू हो, या फिर आयत चित्र जो है वो ऐसा भी हो सकता है जो 0 से शुरू ना हो। तो जब देखिए 0 से शुरू नहीं होता है तो हम लोग को ऐसा एक छोटा सा टिल्ड लाइन कह सकते हैं, एक्चुअली इसका नाम है किंक, हम लोग को किंक देना पड़ता है। तो किंक मतलब एक जस्ट हम लोग को लाइन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखना पड़ता है। ये किंक का मतलब है कि जब जो नंबर्स हम लोग नीचे में लिखते हैं वो अगर इक्वल ना हो तो फिर ये किंक देना पड़ता है। ठीक है, तो किंक का मतलब हो गया कि जितना भी अनइवन नंबर है, कि जितना भी नंबर सेम नहीं है, वो सारा ये किंक में आ जाएगा। ओके, तो ये किंक को हम लोग को देना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है ये एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल को आप देखिए अच्छे से समझ में आएगा। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द एज ऑफ द टीचर इन अ स्कूल। निम्नलिखित आयत चित्र में एक स्कूल के शिक्षकों की आयु दर्शाता है। ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि इसको आपको ऑब्जर्व करना है और फिर आपको इससे रिलेटेड आंसर्स देना है। ओके, तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं। ये नंबर ऑफ टीचर्स है स्कूल में और ये उनका एज दिया हुआ है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि 25 से 30 के बीच में 2 टीचर्स है, 30 से 35 के बीच में 4 टीचर्स है, 35 से 40 के बीच में 6 टीचर्स है, फिर 40 से 45 तक 3 टीचर्स है और 45 से 50 के बीच में सिर्फ 1 टीचर है। ओके, ये कोई एक रैंडमली स्कूल का डेटा है जो इसमें शो किया जा रहा है। अब चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनेंगे। तो नंबर 1 में है आपका हाउ मेनी टीचर्स एज इज 40 इयर्स और मोर बट लेस देन 45। तो ऐसे कितने सारे टीचर है जिनका एज 40 से ज्यादा है लेकिन 45 से कम है। तो देखिए यहाँ पे तो सोल्यूशन में अगर आप देखिएगा तो 40 टू 45 में आपको सिर्फ 3 ही टीचर दिख रहे होंगे। ओके, सो देयर आर ओनली 3 टीचर्स बिटवीन 40 एंड 45। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज लेस देन 40 इयर्स। तो 40 इयर्स से कम एज के टीचर्स कितने सारे हैं। तो अगर आप 40 इयर्स से नीचे देखिएगा तो 40 इयर्स से जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो 25 टू 30 हो या 30 टू 35 हो या 35 टू 40 हो
वो सारे टीचर्स 40 से नीचे आ जाएंगे। तो 40 से नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका 12 टीचर्स हैं। ओके, 25 टू 30 में 2 टीचर्स, 30 टू 35 में 4 टीचर्स और 35 टू 40 के बीच में 6 टीचर्स हैं। तो टोटल आपका हो गया 12 टीचर्स। ओके, तो इसी तरह से आपको बस सॉल्व करते जाना है। आप सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा बहुत इजी आपको फील होगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छी इंक्रीज होगा। ओके, तो इसका और कुछ क्वेश्चन है, एक दो और क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो विच ग्रुप कंटेन द लिस्ट नंबर ऑफ टीचर्स? ओके, किस समूह में सबसे कम शिक्षक है? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो आपका ग्राफ दिया हुआ है उसमें 45 से 50 के बीच में सिर्फ एक ही टीचर है। ओके, सो 45 टू 50 कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ टीचर। हाँ, तो 45 से 50 आयु वर्ग में सबसे कम शिक्षक है। ओके, नेक्स्ट, द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स लाई इन विच ग्रुप? ओके, किस समूह में सबसे अधिक शिक्षकों की आयु है? तो अगर आप देखिएगा ग्राफ में तो 35 से 40 के बीच में सबसे मैक्सिमम टीचर्स है वहां पे। टोटल आई थिंक 6 टीचर्स आपको वहां मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी आवृत्ति बहुभुज। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ लाइन ग्राफ of class frequency plotted against the class midpoints। तो यानी आवृत्ति बहुभुज वर्ग आवृत्ति का एक रेखा ग्राफ है जिसे वर्ग मध्यबिंदु के विरुद्ध अंकित किया जाता है। तो लाइन ग्राफ आप दो तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं, एक हिस्टोग्राम का यूज करके और एक डायरेक्टली। ओके, तो दो टाइप का लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ भी आपको ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में। लाइन ग्राफ अगर रहेगा तो क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, here are the weight in kg of the babies born in a hospital during a particular week। तो यहाँ एक विशेष सप्ताह में एक अस्पताल में पैदा हुए बच्चों का वजन किलोग्राम में दिया हुआ है। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे 2.3, 2, 2.5, 2.7 एंड सो ऑन, और भी बहुत दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के साथ हम लोग को ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो चलिए देखते हैं। तो अब अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए टेबल ड्रॉ किया हुआ है। टेबल में क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल मतलब एक ग्रुप हो गया। तो 2 से 2.5 के बीच में टोटल यहाँ पे 6 बच्चे हैं। 2.5 से 3 के बीच में 4 बच्चे हैं और 3 से 3.5 के बीच में 5 बच्चे हैं। तो अगर हम इसे हिस्टोग्राम में ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बार बनाना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बार बना लीजिएगा। उसके बाद आपको इसका मिड पॉइंट चाहिए। ओके, मिड पॉइंट्स। तो देखिए 1.5 और 2 के बीच में मिड पॉइंट होगा आपका 1.75 में, और फिर 2 से 2.5 का मिड पॉइंट होगा 2.25 में। तो जहां जहां मिड पॉइंट है वहां पे आपको डॉट्स देने होंगे और फिर ये मिड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो जब आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो लाइन में शो किया गया है। ओके, तो ड्रॉ करने जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको बस ड्रॉ किया हुआ रहेगा और रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद है सर्कल डायग्राम यानी पाई चार्ट। तो पाई चार्ट से क्वेश्चन रहते ही है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। पाई चार्ट यानी वृत्त आरेख या पाई चार्ट। अ पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डेटा in the circular graph. The slice of the pie show the relative size of the data and it is the type of pictorial representation of the data। तो ये क्या है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग पिक्चर के थ्रू से शो करते हैं अपने डेटा को। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स यूज करेंगे वो एक सर्कुलर होगा। ओके, एक सर्कल फॉर्म होगा, वो सर्कल के अंदर में आपका डेटा रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे कुछ हम लोग सब्जेक्ट्स लिए हैं, अंग्रेजी हो गया, हिंदी, गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जो जितना परसेंट है वो यहाँ पे ये सर्कुलर डायग्राम में शो किया गया है। ओके, तो जैसे आप अंग्रेजी देखेंगे तो अंग्रेजी है आपका 26%। आप अगर हिंदी देखिएगा तो वो 6% है, गणित देखिएगा तो 12% है, तो सॉरी गणित यहाँ 14% है, जीव विज्ञान 12% है। फिर भौतिक अगर आप देखिएगा तो ये आपका हो गया टोटल 24% है। ठीक है, रसायन शास्त्र 24% है, भौतिक 18% है। तो डिफरेंट यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट, अब ये पाई चार्ट का एक फॉर्मूला होता है जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये फॉर्मूला है, द पाई चार्ट फॉर्मूला इज गिवन डेटा बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। मतलब जो आपका दिया हुआ है उसको लेना है, फिर नीचे में हम लोग डिवाइड करेंगे जो टोटल वैल्यू है और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। ओके, तो फिर आपको मिल जाएगा इसका फॉर्मूला। मतलब इससे हम लोग को एंगल्स मिलता है। ओके, और वो एंगल को फिर ड्रॉ करना पड़ता है पाई चार्ट के अंदर, सर्कल के अंदर, तो फिर पाई चार्ट फॉर्म होता है। तो यानी पाई चार्ट का सूत्र क्या हो गया कि दिया गया डेटा डिवाइडेड बाय डेटा का कुल मान इनटू 360 डिग्री। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द पाई चार्ट शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ एग्जामिनेशन। इफ द स्टूडेंट स्कोर 440 मार्क्स इन ऑल, कैलकुलेट द मार्क्स इन ईच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट। यानी एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें एक छात्र द्वारा पाए गए प्राप्त किए गए मार्क्स को यहाँ पे शो किया गया है, और कुल जो मार्क्स है वो है 440। ओके, तो चलिए देखते हैं पाई चार्ट में कैसे इसको फॉर्म करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल मार्क्स है 440, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हम लोग के पास फॉर्मूला है। तो अब ये जो चार्ट है, ये जो आपका पाई चार्ट है, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है। ये पाई चार्ट में मैथमेटिक्स जो है वो आपको दिखा रहा है 108 डिग्री, साइंस जो है वो 81 डिग्री, सोशल साइंस जो है वो 45 डिग्री, इंग्लिश फिर हिंदी, सबका डिग्री दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है कि कौन सा सब्जेक्ट, ओके, कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, हम लोग को ये निकालना है। तो अगर आपको मार्क्स निकालना है तो मार्क्स कोड इन सब्जेक्ट इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल, मतलब जो एंगल है उसको 360 से आप डिवाइड कीजिएगा इनटू टोटल मार्क्स। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये पिछला वाला फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन पार्ट है। ओके, तो अगर आपको निकालना है नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जितना डिग्री है दिया हुआ आपका पाई चार्ट में, डिवाइडेड बाय 360 इनटू टोटल मार्क्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कितना मार्क्स मिला है ये बच्चे को। शायद आपको भी कभी ऐसा मार्क्स मिला हो, तो देख लीजिए। तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ डिवाइडेड बाय 360 इनटू टोटल मार्क्स। तो आप देखिएगा कि 180 डिग्री है मेरा मैथ्स का, तो 180 को हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे और फिर 440 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसमें कितना आ रहा है, 132 मार्क्स। 132 मार्क्स, तो बहुत अच्छा मार्क्स मिला है 132। आई थिंक जो ये जो मैथ्स है ये 200 मार्क्स में होगा, बिकॉज 132 100 में तो कभी मिल नहीं सकता। तो आई थिंक ये 200 में होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स यहाँ पे 440 दिया गया है। मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस, तो साइंस में कितना मिला है, साइंस में मिला है 99 मार्क्स। मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में मिला है 88 मार्क्स, हिंदी में मिला है 66 मार्क्स, और सोशल साइंस में मिला है 55 मार्क्स। तो टोटल आप देख पा रहे हैं कि हम लोग ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के यूज करके, ये सूत्र के यूज करके हम लोग जितने मार्क्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैथ्स में तो बहुत अच्छा मिला है, लेकिन आई होप ये 100 पे तो नहीं है, 200 पे ही होगा। तो बस आज इतना ही। आज की क्लास में हम लोग ने सीखा कि कैसे आप डेटा हैंडलिंग को डिफरेंट टाइप में डिवाइड करेंगे। अच्छा, और एक चीज भी है, डेटा हैंडलिंग में आपको और भी चीज स्टडी करना पड़ता है, जो है मीन मीडियन मोड। ठीक है, लेकिन मीन मीडियन मोड का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो टिल देन आप बस देखते रहे, सीखते रहे, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए फिर मिलते हैं, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते।